ओके। हेलो, नमस्कार बेटा, नमस्कार जी। आओ जी भाई। देखो जी भाई, लास्ट क्लास में हमने कर लिया जी क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट में जो कहानी थी वो जम के कर ली प्रैक्टिस। पीडीएफ आपकी हो जाएगी जी अपलोड। ठीक है, अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है बेटा पैसेज की। हमें जो बात करनी है वो पैसेज की। पैसेज एक ऐसी चीज होती है भैया जिसको आप अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसका दूसरा कोई बेटा है ही नहीं सॉल्यूशन। पैसेज में तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है सिवाय आपकी रीडिंग में। तो इसकी बात को ध्यान से सुनिए। जब आप अनसीन पैसेज की बात करते हैं तो पैसेज में आपके पास एक तो है कि ऑब्वियसली बात आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पैसेज में वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। दूसरी आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। भैया अगर एक में भी कमजोर है तो पैसेज नहीं कर पाओगे आप। इसलिए बहुत से बच्चे मेरे को कहते हैं सर मेरे से पैसेज सोल्व नहीं होता, मैं क्या करूं। बेटा पैसेज सोल्व नहीं होता, बीमारी कुछ और है। पैसेज किसी का कमजोर नहीं होता, रीडिंग कमजोर होती है या वोकैब कमजोर होती है। तो आपको अपनी रीडिंग और वोकैब मेरे भाई वो अच्छी करनी है तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है नहीं। ठीक है ना। तो क्या करना है, अब पैसेज अगर मैं हिंदी में लिख के दे दूं और नीचे 4 क्वेश्चन पूछूं तो सारे के सारे आप में से सारे सही आंसर कर दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो पैसेज छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी रीडिंग से फर्क पड़ता है। बार बार मैं कह के थक गया कि भैया जीएस को इंग्लिश में रीड करना चालू कर दो प्लीज, जीएस भी सुधरेगा। करंट अफेयर को इंग्लिश में पढ़ना चालू कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है पढ़ लो, हालांकि मैगजीन पढ़ लो, वहां ज्यादा क्रीम मिल जाएगी आपको, कंटेंट अच्छा मिल जाएगा जीएस से रिगार्डिंग। तो जीएस भी सुधरेगा, आपकी अलग अलग भाषाएं पढ़ने की आदत हो जाएंगी। पॉलिटिकल भाषा भी पढ़ पाओगे, फाइनेंशियल लैंग्वेज भी पढ़ पाओगे, नॉर्मल डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज भी पढ़ पाओगे। किसी भी लैंग्वेज पे पैसेज जो है वो बेस्ड हो सकता है, उसको हम जो आज को करेंगे। लेकिन पैसेज को करने के तरीके क्या होने चाहिए। देखो आपके एग्जाम 2 तरीके के होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम अभी भी ऑन पेपर होते हैं, जैसे सीडीएस का एग्जाम आपको शीट मिलेगी पेपर, तो वहां आपके पास ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो बाद में पैसेज पढ़ लो, आसानी हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है बेटा, बड़ा सा पैसेज स्क्रॉल करके पढ़ते हो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ के ऊपर पैसेज पढ़ने जाओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पैसेज पढ़ के ही आंसर करने होते हैं। अब पैसेज पढ़ के आपको कितना पैसेज याद रहता है उसी पर डिपेंड करता है आप कैसे क्वेश्चन के आंसर कर दोगे, पहली बात। दूसरी चीज जो पैसेज है उसको करने की ट्रिक्स क्या होती हैं। ट्रिक्स कुछ हो ही नहीं सकती। पैसेज को करने की ट्रिक इम्पॉसिबल है। ट्रिक कुछ नहीं होगी भैया, आपको पढ़ना है और आपको आंसर करना है। हाँ, उसी कोई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो पैसेज में फिक्स पूछी जाती हैं, वहां आपकी मैं मदद करूंगा और उनको आपको बहुत ठीक है अच्छे से समझना है। जैसे देखो मैंने एक ये शीट बनाई है बेटा कि पैसेज को किस तरीके से टैकल करना। पहले मैंने लिखा योर एबिलिटीज, आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज हो कि आप अंडरस्टैंड कर पाए मीनिंग, हर एक अच्छी चीजों को समझ पाए, पूरे पैराग्राफ का आप मीनिंग समझ पाए, आप माइनर और मेजर पॉइंट्स को समझ पाए कि छोटी बात है बड़ी बात है। हाँ, पैसेज पढ़ते वक्त ये ध्यान रखो कि भैया क्या पता इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन बन जाए, क्या पता इसके बारे में कुछ पूछ सकता है। समराइज करना सीखो कि हाँ इस मुद्दे पर बात होने लग रही है। आप कंक्लूजन देखो इंफॉर्मेशन का क्या है, समराइज या कंक्लूजन बात आप बराबर कह सकते हैं। आप अंडरस्टैंड करो टेक्स्ट का कि कैसे जो है रिलेट कर रहा है एक दूसरे से बात, किस बात पे मुद्दा चल रहा है, कैसे एक दूसरे से दूसरी चीजें जुड़ रही है। आइडेंटिफाई करो अजम्पशंस, या ठीक है किस तरीके से, मतलब अगर कोई राइटर है वो किसी अजम्पशंस पे बातें करने लग रहा है, किसी टॉपिक पे बातें करने लग रहा है, तो उसके विचार किस तरीके से ठीक है मैच करने लग रहे हैं, और पूरे टेक्स्ट को एनालाइज करके ही कंक्लूजन पे पहुंचो। इसका मतलब ये सारी की सारी बातों का एक ही निचोड़ है भैया, आपकी रीडिंग सेक्शन अच्छा। टिप्स टू सॉल्व कैसे करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। देखो बेटा सोल्व करने के लिए क्वेश्चन फर्स्ट पैसेज नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो। लेकिन ये जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर हो जो सीडीएस के एग्जाम में है जैसे। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम में भैया कोई ऑप्शन नहीं है, गो थ्रू द पैसेज फर्स्ट, पहले पैसेज को ही पढ़ो। इसलिए पॉइंट्स मैंने बनाए, पीडीएफ आपके लिए डलेगी, इनको सिंपल आप ऐसे पढ़ लेना। ठीक है।
डू नॉट गिव ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जाम्पल्स और इलिस्ट्रेशंस। मतलब बेटा अगर पैसेज में कोई एग्जाम्पल्स हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, मतलब आपको लग रहा है कूड़ा कचरा है, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, उसको अवॉइड करके पढ़ो थोड़ा सा, कि इससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता यार, उसको अवॉइड करके पढ़ो। ठीक है। दूसरी चीज लिखा है द मेन प्रायोरिटीज टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड द स्ट्रक्चर। मतलब जो ऊपर कहा पूरे पैसेज का फ्लो समझो, किस टाइप से वो बात कर रहा है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ट्रांजिशन वर्ड्स को समझो, इसलिए ऐसा हो रहा है दुनिया में, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो इन शब्दों का भी ख्याल रखना है कि ये ऐड करेंगे आपस में। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स। जो वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं पागलों की तरह उनको समझने की कोशिश मत करो। पैसेज अगर आपको 60 से 70% भी समझ आ गया ना, पैसेज अगर आपको 60 से 70% भी समझ आ गया ना, आपके 100% क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में क्वेश्चन आने। तो हर वर्ड को पागलों की तरह बिल्कुल नहीं समझना। स्किप पैसेज इफ द नीड। बैंकिंग एग्जाम में पैसेज इतना बड़ा हो जाता है और इतने मार्क्स भी हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो वहां पैसेज को पूरे बैंकिंग एग्जाम में आप पैसेज भी छोड़ देते हो कई बार जब भाषा समझ नहीं आती। लेकिन बैंकिंग के अलावा किसी भी एग्जाम में पैसेज नहीं छोड़ो, क्योंकि आसान आता है। आसान आता है बेटा पैसेज पेपर में, बैंक के एग्जाम के अलावा आसान आता भी दिखाऊंगा आपको हर एक एग्जाम के पैसेज। से नो टू योर आउटसाइड नॉलेज। मतलब अपना ज्ञान ना बांटे, जो पैसेज में है उसके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर करें, अपना ज्ञान ना बांटे। ठीक है। अपने ज्ञान का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वर्ड उसने पूछा इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो पैसेज में वो वर्ड कैसे यूज हुआ है वैसे बताओ। ये नहीं कि आप अपने से बताओ कि वहां पर क्या मीनिंग है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखो। मतलब टीचर बनने की कोशिश करो। आपके पास ये पैसेज होता तो आप इसके क्वेश्चन क्या बनाते, थोड़ा सा दिमाग करें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या है और कंक्लूजन क्या है ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि वहां से वो टाइटल पूछ लेगा, पैसेज को आप क्या टाइटल दोगे, तो उसके लिए आपको सारी इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन पता होना चाहिए कि ये नाम मैं दे सकता हूं। ठीक है, वेरी गुड। ट्राई टू प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। जो मैंने ऊपर भी बोला, अभी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। द पैसेज कैन बी लॉन्ग और बोरिंग। बोरिंग हो सकता है, स्टे इंटरेस्टेड। बोरिंग हो सकता है, कई बार पढ़ते पढ़ते करने लग जाते हो आप, ऐसा नहीं है सर। बोरिंग से नहीं देना है आपको, चीजों को ध्यान से समझना है। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। ये मैंने इतनी बढ़िया चीज बनाई है बेटा, इतनी बढ़िया चीज बनाई है जिसकी हद नहीं। पता है क्या है ये बढ़िया चीज? ये बढ़िया चीज ये है पाजी कि जितने भी क्वेश्चन पैसेज में पूछे जा सकते हैं मैंने सारे लिख दिए, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यही क्वेश्चन है जो पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या पूछेगा। देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब वो उसकी बात नहीं हुई होगी, उसको काट दो। बताओ कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पैसेज के हिसाब से। मतलब आपको 1 2 3 4 स्टेटमेंट देगा, 3 गलत होंगी, सपोज ये गलत ये गलत ये गलत, कोई एक रिलेट करेगी, बस कोई एक रिलेट नहीं करेगी। ये क्वेश्चन पूछेगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपको वर्ड लिखेगा और बोलेगा इस वर्ड का एंटोनिम बताओ जो पैसेज में यूज हुआ है, बताओ इस वर्ड का सिनोनिम बताओ जो पैसेज में यूज हुआ है, ऐसे पूछेगा। द अबाव पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट। बताओ जो पैसेज है किसके बारे में बात कर रहा है, मेनली किसके बारे में बात कर रहा है, उसका टाइटल क्या दोगे। अगर तुम्हें इस पैसेज का टाइटल देना पड़े तो आप क्या दोगे। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेज। पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कुछ डेटा का जिक्र किया है तो बोलेगा बताओ इस साल में जनसंख्या क्या थी वहां एरिया की, बताओ जो उसमें बात लिखी गई है उसमें सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ था इकोनॉमिक्स में, कुछ भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। पैराग्राफ कंप्लीशन। पैराग्राफ कंप्लीशन पता है क्या होता है? आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सी स्टेटमेंट इस पैसेज का अंत हो सकती है, कंक्लूजन हो सकती है। टोन ऑफ स्पीकर, ये याद करवाऊंगा बेटा, ये वो कैब है। टोन ऑफ स्पीकर, स्पीकर किस भाषा में बात कर रहा है, गुस्से में, समझा रहा है, सजेशन दे रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो उसके लिए आपको यहां पर देखना होगा जो टोन नीचे मैंने बताई है, टोन ऑफ रीडिंग, ये याद करने पड़ेंगे बेटा, ये भी पूछता है। व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट टोन ऑफ पैसेज। टोन ऑफ पैसेज क्या है, दोनों सेम क्वेश्चन। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, ऐसे दे देगा बेटा, ए वर्ड बी वर्ड सी वर्ड उनके मीनिंग से मैच करो, ऐसे भी दे देगा। भैया ये फिक्स क्वेश्चन है, ये पैसेज के फिक्स क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा। अब टोन ऑफ स्पीकर क्या होता है, ये वोकैब होती है बेटा। क्यों मैं आपसे टोन ऑफ स्पीकर पूछ रहा हूं कि बताओ पैसेज में जो टोन है वो कैसी है, क्या उसने एक सख्त आवाज में बात की है, सॉफ्ट आवाज में बात की है, इंफॉर्मेटिव टोन है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्कशन कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कैसी टोन है। उसके लिए आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग नहीं पता होगा तो बेटा कैसे बताओगे कैसी टोन है। इसलिए मैंने हर एक का मीनिंग लिख दिया बस। जैसे नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टोन क्या होती है बेटा, जब कोई इंफॉर्मेशन दो आप,
जब कोई इंफॉर्मेशन देते हो उसको नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टोन कहते हैं। नीचे लिख दिया मैंने, जैसे आप पढ़ सकते हो कि एक नैरेटिव रीडिंग होती है जिसमें ऑथर जो है अपने आप को ट्राई करता है एक स्टोरी, किसी इवेंट को बताने का। चलिए आगे, अगर हम देखें सरकास्टिक टोन, ये होती है ना बेटा जिसमें आप उल्टा बोलते हो। हाँ हाँ, तू तो इस दुनिया की सबसे अच्छी औलाद है, मैं तो धन्य हो गया ऐसी औलाद पाके। समझ जाओ सरकास्टिक टोन है बेटा, आपको पता है। क्रिटिकल और सिनिकल, क्रिटिकल टोन जो होती है मेरे बच्चे, क्रिटिकल टोन होती है जब आप दूसरे की कमियां और खामियां बड़ी बारीक तरीके से बताते हो। आपने ये किया है, आपने ये किया है, तो उसको बोलते हैं बेटा, अंदाज क्या है, क्रिटिकल वाला है। डिस्क्राइब फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। अब सिनिकल होता है ना, सिनिकल पर्सन एक एक बारीकी से देखेगा एक एक चीजों को, क्रिटिकल एक एक चीज को बारीक से देखेगा। तो जब आप वो गलतियां बताए कि ये गलतियां हो रही है, हो रही हैं, तो उसके केस में क्रिटिकल और सिनिकल टोन होती है। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक टोन का मतलब होता है बेटा जब आप किसी के पास्ट के बारे में, इट बी अ गुड एज वेल एज अ सैड स्टोरी, मतलब अच्छी मेमोरी भी हो सकती है, पास्ट की मेमोरी आप बता रहे हो तो आप पास्ट के ख्वाब में खोए हुए हो, अच्छी या बुरी मेमोरी हो सकती है, उस टोन को भैया बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। असर्बिक टोन, हार्श टोन, सीवियर टोन, बिटर टोन, कॉस्टिक टोन, विट्रोलिक टोन, इन सब का एक ही मतलब होता है बेटा, जब आप किसी से बहुत क्रूरता से बात करते हैं, जब आप किसी से बहुत क्रूरता से बात करते हैं, ठीक है, तो जब आपको लगे यार ये तो बहुत क्रूरता से, गाली गलौच भी कह सकते हैं आप कई बार तो रियल लाइफ में, तो वैसे आपको बड़ी क्रूरता से सख्त तरीके से बात करना, ठीक है, तो आप किसी चीज से अपनी डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर सर्विसेज से खुश नहीं है, तो वो असर्बिक टोन, हार्श टोन का यूज करेगा बेटा, ठीक है, याद करते चलना, वो बिटर कॉस्टिक टोन यूज करेगा, ठीक है, तो वो बड़े सख्त शब्द बोलेगा। वेरी गुड, तो वो किसी चीज से अपने आप को डिससेटिस्फाइड दिखाएगा। अच्छा, अगला है बेटा एंग्री और इंडिग्नेंट, ये दोनों गुस्सा होता है किसी चीज पर, जब आपको गुस्सा आ जाए, ये नहीं करना चाहिए था उसको, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये भी तो हो सकता था, उसने ये क्यों किया, ये है कि आप गुस्से वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। आगे बेटा अपोलोजेटिक टोन, बेटा अपोलोजेटिक का मतलब है माफी मांग रहे हो आप। अपोलोजेटिक टोन कई बार नेताओं की होती है, कॉन्ट्रैक्टर की होती है, कुछ बन गया वो टूट गया, जिसमें हादसे में कुछ लोग मर गए, वो वहां दुख व्यक्त कर रहा है, माफी मांग रहा है, अपोलोजेटिक। बेलिजरेंट और बेलिकोज टोन का मतलब क्या होता है, जो भड़काऊ भाषण होते हैं बेटा, लड़ने को तैयार, भड़काऊ भाषण नहीं होते, आजा तू कर क्या लेगा, इन लोगों ने आज तक किया ही क्या है, घटिया टाइप के लोग हैं ये होते बेटा जब लड़ाई के लिए तैयार होते हो, क्योंकि बेलिकोस बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े के लिए जो तैयार रहे, रेडी टू फाइट, तो ऐसी भड़काऊ भाषण। बायस टोन क्या होते बेटा, किसी एक का फेवर कर रहे हो, किसी एक का ज्यादा फेवर करना, जब आप ऐसे करते हैं तो आप बायस टोन है, किसी पर्सन ग्रुप को अपनी तरफ ज्यादा दिखाना कि मैं तो ये है, तो बायस टोन बोलते हैं, पता है ना सबको। वेरी गुड, अगला बेटा डोगमेटिक, जिद्दी, मतलब अपना पॉइंट सही, दूसरों के गलत, डोगमेटिक नेचर होता है बेटा, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, बस दूसरे जो बोल रहे हैं गलत है, तो ये है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप वहीं टिके पड़े, ये चीज है। आ जाओ, यूफेमिस्टिक का टोन का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है कि किसी बुरी खबर को भी थोड़ा, जैसे कहीं कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, हमारे सैनिक सपोज करो कहीं शहीद हो गए, तो उस बातों को थोड़ा सा ठीक तरीके से बताना कि नेगेटिविटी भी हो और गलत शब्दों का प्रयोग ना हो, तो दुख व्यक्त करना लेकिन थोड़े शब्द ठीक उच्चारण करो, तो हाउ, कैसे आप जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, बट बुरा लगे बिना, ये ना हो कि ठीक है कि दूसरा बुरा मान जाए। आप दोस्त को ये नहीं बोलोगे तू फेल हो गया, कहने को कोई बात नहीं यार, तू अगली बार कोशिश कर, आप ये नहीं बोलोगे तू फेल हो गया, फेल हो गया वो अपने आप समझ जाएगा, तो पॉजिटिव शब्दों का यूज करके नेगेटिव मैसेज दोगे। प्रोवोकेटिव, भड़काऊ, वो ऊपर भी आया था, भड़काऊ भाषण जो होता है, ठीक है, भड़काऊ भाषण जो होता है उसके लिए। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है बेटा, पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है जो थोड़ी सी बोरिंग होती है बेटा। पेडिस्ट्रियन होता है ना, वहां एक ऐसा रास्ता जहां से पैदल यात्री जाते हैं तो घिसा पिटा, तो पैसेज जो इंटरेस्टिंग नहीं होता है ना ही कॉम्प्लेक्स होता है, सो आप देखते हैं वो चीज तो यार उतना बढ़िया नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है, तो आप इस चीज की बात, कॉमन चीजों की बात हो रही है यार, ये तो कॉमन है। अब कोई पोल्यूशन गैस से दे दिया, कुछ नॉर्मल बातें कर रहा, आपने बोला तो कॉमन टॉक है। पेडिस्ट्रियन का मतलब कॉमन होता है बेटा। पॉपुलिस्ट का मतलब क्या होता है, जब पॉपुलिस्ट का मतलब होता है बेटा जब आप किसी थ्योरी को डिस्कस करते हैं
जो जनरली लोग मानते हैं, पीपल मानते हैं, पॉपुलर है जो चीज, पॉपुलिस्ट है लोगों के बीच में, उसके बारे में। सर अरे ये तो ऊपर आ गई सरकास्टिक टोन, आ गई ना बेटा, सरकास्टिक टॉन्टिंग, टॉन्टिंग भी कहते हैं उसे, आ गई। मोटिवेशन देना आप जानते हैं, रोमांटिक टोन आप जानते हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो रोमांटिक मूवी की तरह सुनाई जाएगी, बस ये टोन, बोरिंग टोन, ठीक है, मोटिवेटिंग टोन, उनको याद रखना, बस और कुछ नहीं बेटा इसमें। तो पैसेज में कुछ फिक्स क्वेश्चन है, उनका ध्यान रखना अभी। तो जब मैं पैसेज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ सर आप ठीक कह रहे थे, पैसेज कोई किसी का अच्छा नहीं कर सकता जब तक बच्चा वोकैब और रीडिंग अपनी ना बनाए। तो इसकी मैंने एक असाइनमेंट आपके लिए तैयार किया है, जरा उस असाइनमेंट पे आपका ध्यान में लेके जाना चाहूंगा। जैसे देखो बेटा, ये अनसिन पैसेज मैंने एक तैयार किया है, और बड़े बड़े पैसेज भी बनाए, छोटे, जैसे ये पैसेज। अब आपको इतना बड़ा पैसेज पेपर मिलेगा तो आप बोलोगे सर कितना बड़ा पैसेज, बेटा कुछ नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ोगे, आराम से समझते जाओगे मेरे साथ साथ। ये पैसेज है और नीचे इसके क्वेश्चन, इतना बड़ा पैसेज आपको पेपर में दिखेगा, बस इतना बड़ा पैसेज दिखेगा, इतना पढ़ना है, नीचे आंसर करना। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वैसा पढ़े नहीं बेटा, वैसा नहीं, हम अपनी आदत बनाएंगे ऑनलाइन एग्जाम की तरह कि पहले पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद आंसर करो, ठीक है। अब जरा बातों को समझिएगा, बात ध्यान से सुनेगा। एसएससी के लिए न्यूज़पेपर जरूरी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, टाइम पास नहीं करूंगा बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे। कमेंट पढ़ ली, मैं इग्नोर कर रहा हूं, 3 कमेंट बता चुका हूं ये चीज। देखो बेटा, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज हैज इंक्रीज। कहता है वो स्टूडेंट इंडिया के जो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं उनके नंबर बढ़ गए। क्या है, 68.79% बढ़ गए हैं पिछले साल से अगर देखे तो। भैया ठीक है भाई, क्यों बाहर जा रहे हैं हम लोग बच्चे पढ़ने। अकॉर्डिंग टू डेटा जो हमारे पास आया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट से इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, सुभाष शंकर जो है वो कह रहे हैं, डेटा जो प्रोवाइड हुआ उनके द्वारा, उसमें कहा जा रहा है जो लोकसभा है, हाँ इन द लोकसभा में उन्होंने इस बात को, डेटा को प्रोवाइड किया और कहा जो नंबर ऑफ इंडियन एनरोल्ड इन फॉरेन, ठीक है, यूनिवर्सिटीज इंक्रीज फ्रॉम 4.44 लाख टू इन 2021 में थे इतने 7.5 लाख हो गए 2022 में। देखो बेटा डेटा पूछा जा सकता है। तो 2021 में कितने स्टूडेंट्स ने जाना चाहा था बाहर, 4.44 लाख, और भैया 2022 में वो बढ़ गई 4.44 लाख से वो 7.5 लाख तक पहुंच गया 2022 में। तो 2021 में कितने थे इतने बच्चे, 22 में इतने हो गए बाहर जाने जिन्होंने पढ़ा। ही क्लैरिफाइड दैट वाइल द जो ब्यूरो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हाँ, मेंटेन डिपार्चर एंड अराइवल डेटा ऑफ इंडियंस, तो इंडियंस का वो आना जाने का डेटा का वो हिसाब रखते हैं। देयर इज नो इंडेक्स फॉर कैप्चरिंग द कैटेगरी ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड। हायर कौन सी कैटेगरी के लोग जा रहे हैं वो नहीं पता चल पाएगा ना उस डेटा में। तो पर्पस है इंडियंस का बाहर जाने का, हायर एजुकेशन इज कैप्चर्ड मैन्युअली बेस्ड ईदर ऑन देयर वर्बल डिस्क्लोजर और टाइप ऑफ वीजा। कहता फिर हमें कैसे पता, भाई लोग जो बाहर जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, कहता वो वीजा किस टाइप का लगवाया है उन्होंने उससे पता चल जाता है, या वर्बल रीजन पूछा जाता है क्यों जा रहे हो वहां, तो बताते हो हायर स्टडीज के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, उन्होंने कहा देखो भैया हमने वीजा किस हिसाब से वो ले रहे हैं, अगर एजुकेशनल वीजा है तो हमें पता है पढ़ने जा रहा होगा, या वर्बल डिस्क्लोजर वो बताते हैं ना क्या करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहा हूं जी, तो उससे हम ये लगा रहे हैं कि इतने से इतना हो गया, ठीक है। प्रोड्यूस बाय देम एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन क्लियरेंस, तो क्लियरेंस मिलता है ना, तो पूछा जाता क्यों जा रहे हो आप। जो है सरकार सेड, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री द नंबर ऑफ इंडियन जो है इंक्रीज हो गए 4.54 लाख 2017 में थे और 2018 में 5। अब देखो बेटा दो डेटा मिल चुका है हमें, ये वाला 17 से 18, 17 में थे 4.5 लाख के आसपास और 18 में हो गए 5 लाख के आस, 1 लाख बढ़ा। यहां लेकिन 21 और 22 में देखोगे तो तगड़ा बढ़ गया, देख रहे हो, दो ही डेटा यहां पर प्रोवाइड हुआ, दो ही डेटा यहां पर प्रोवाइड। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन 2019 एज वेल, 2019 में भी इंक्रीज आया, 17 में 4 लाख थे, 18 में 5 लाख हो गए, ठीक है, और सिग्निफिकेंट इंक्रीज 2019 में आया 5.86 लाख। ये लो भैया इतने से बढ़ गए विद इतने, ठीक है, कंट्री के बाहर गए हैं लोग। हाउएवर ड्यूरिंग द कोविड के दौरान तो नंबर घटेगा भाई, कोविड में तो सब यही रह गए थे। हाँ, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, फॉरेन विजिटर्स में एक डिप आया था, सिर्फ इतने लाख पे आ गए थे बच्चे रजिस्टर्ड जिन्होंने हायर स्टडी की किया था। वाइल द नंबर कंटिन्यू टू रिमेन लो रहा, स्लाइट इंक्रीज हुआ 2021 में 4.4 लाख ऊपर बताया तो था ये बात।
और उसके बाद क्या हुआ, जो नंबर है वो बढ़ा 7.5 लाख 2022, ऊपर भी बताया था ये बात। तो यहां बार बार डेटा रिपीट कर रहा, पूछ सकता है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स अब्रोड with the latest immigration report from some of the popular study abroad destinations such as, कहां जा रहे हैं वो लोग, यूएस में जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं। कहां पढ़ना पसंद कर रहे हैं बेटा लोग, एक तो जा रहे हैं यूएस में, एक जा रहे हैं यूके में और एक जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फॉर द यूके अगर हम माने, वहां के रिपोर्ट कहते हैं 1,27,731 वीजा ग्रांट किए हैं उन्होंने 1,27,000 इंडियन स्टूडेंट्स को सितंबर 2022। तो भैया ये बात थी किसके बारे में, फॉर यूके में कितने गए हैं, 1,27,000 के करीब। एन इंक्रीज ऑफ 93,000 बढ़े हैं परसेंट, इतने परसेंट से बढ़े हैं और इतने लोग बढ़े अगेंस्ट 34,261 इन 2019। दो इतना था, इतने से इतना हो गया। सिमिलरली इन द यूएस में भी जो इंडियन स्टूडेंट है वो मोर देन डबल चेंज आ गया। जो 2022 का देखे तो हैज प्रिडिक्टेड दैट 2022 तक कह रहे हैं इंडियन स्टूडेंट जो है और ज्यादा अमेरिका में बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जो है दोज फ्रॉम चाइना 2022-23 की बजाय अब लोग अमेरिका में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, चाइना में नहीं। ठीक है, बात बताओ यार, ये तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है। हाँ, तो अब क्या करें, अब देखते हैं भाई नीचे क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन के आंसर कर लो। अगर बेटा आपको पैसेज समझ आया तो आप क्वेश्चन के आंसर करोगे, अगर पैसेज समझ नहीं आया तो क्वेश्चन के आंसर नहीं करोगे। तो जरा आप बताओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर करने की कोशिश करें, आंसर करने की कोशिश करें। भैया सारा पैसेज मैंने समझा दिया, अब मैंने समझा दिया, पेपर में मैं थोड़ा ना आऊंगा, पेपर में तो आपको ही समझना पड़ेगा। कहता है 2019 में हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, 2019 में कितने गए थे, बताया था मैंने आपको। डेटा 18 का भी मिला था, 19 का भी मिला था, 21 का भी मिला था और 22 का भी मिला था। तो 2019 में 4, 5, 5.17, 4.54, 5.86, 4.44, ये सारे एग्जाम के ही बेटा। तो ये था बेटा 5.86, ये था ना 86 था ना, 5.86 था 2019 में, 2019 क्योंकि 1 लाख और बढ़ गया था ना 4 से। तो 2019 अगर पेपर में भूल जाओ तो बेटा ऊपर दोबारा देख के आना पड़ेगा, ऊपर दोबारा देखना पड़ेगा। कहां गया, ये रहा 2019 में, ये रहा 2019 में, ये था। अगर आप पेपर में भूल गए तो आपको दोबारा नजर मारनी पड़ेगी, आपको पेपर में देखना पड़ेगा बेटा, फिर दोबारा पैसेज पे नजर मार, वही टाइम खराब होगा आपका। एग्जामिनर को टाइम में तो खराब कराना है आपका, ये थोड़ा ना आंसर गलत करोगे। तो भैया ये हुआ 5.86 आंसर, ये तो ये आंसर हुआ। दूसरी बात मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को समझो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वेरी पॉपुलर इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, कौन सी ऐसी कंट्री जो पॉपुलर नहीं रही थी। अच्छा आपको पता है कौन सी नहीं रही थी, एकदम एंड में बताया था उसने, एकदम एंड में बताया था बेटा उसने कि वहां से लोग कटने लग गए थे। वो कौन सी कंट्री थी भैया, वहां से हटा दिया था, कौन सी थी, चाइना सबसे नीचे, क्योंकि यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों कंट्री का जिक्र था, तीनों कंट्री में बढ़े थे लोग, चाइना में हट गए थे। अब वो पॉपुलर नहीं थी, अब वो पॉपुलर नहीं थी। पैसेज की अपना ज्ञान ना बांटे, पैसेज देखे। कई बोले कहते हैं अब यूके कम जाते हैं लोग, अबे तेरे से नहीं पूछ रहा, वो पैसेज में क्या लिखा वो पूछ रहा है। चलो, कहता है हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन यूके। यूके में कैसे पता चलता था कि बच्चे स्टडी के लिए जा रहे हैं, कैसे पता चलता था भाई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या पता घूमने के लिए जा रहे हो, ये चीज कैसे पता चलती थी। अब आप इसको बताओ, ये चीज कैसे पता चलती थी भैया कि बच्चे घूमने ही जा रहे हैं, कैसे पता लगाते थे आप, पढ़ो और बताओ। हर चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, कैसे पता लगाओगे कि वो पढ़ने ही जाते थे, किससे, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ मिनिस्ट्री, फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिक्स, रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बताती थी। नहीं सर, ये बताता था हमारा फ्रॉम इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट। और वो कैसे बनाते थे, वो पूछते थे क्यों जा रहे हो,
तो जब एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन आपसे पूछा जाता क्यों जा रहे हो, इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बताती है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो रिपोर्ट पेश करते हैं। होम अफेयर्स का कोई मतलब नहीं है, ब्यूरो नहीं बोलते बेटा उसको, इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बोलते हैं। आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स होता है ना, आंकड़े की रिपोर्ट। भूल जाओ फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा ये डेटा वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड जा रहे हैं, तो वो आप देखो कि कैसे पता चलता है वो पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स देखना होगा कि भैया हमें वहां से पता चल रहा है कितने लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो पूछते हैं कि क्या करने जा रहे हो, क्या, वो एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन पूछते हैं। ये बात हुई थी। तो इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट है वो हमें बताती है, क्योंकि वही लोग पूछते हैं, वही डेटा देते हैं। अच्छा, चौथा, पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज मेनली किसके बारे में बात कर रहा है? बात तो कर रहा होगा, लेकिन ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहा है बताओ, ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहा है वो बताना है। ज्यादा फोकस पैसेज किस चीज पे कर रहा है? इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू यूके में जो जा रहे हैं, इंडियन एनरोल कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, इंडिया अमेरिका जा रहा है, इंडियंस जो है अब्रॉड जा रहे हैं हायर स्टडीज के लिए। मेनली फोकस किस पे है? हायर स्टडीज पे। इंडियंस जो है बाहर जा रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, मेनली ये फोकस है भैया, जो मेनली फोकस है वो ये। चलो जी ऊपर खुदा। अब दूसरा पैसेज है। अब एक बात बताओ पाजी, क्या करवा दिया जयदीप सर ने पैसेज में, बताना जरा। सर जयदीप सर ने तो कुछ भी नहीं कराया। जयदीप सर करा क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं करा सकते, कुछ नहीं कर सकते बेटा। अब आप में से बहुत से बच्चे सर पैसेज पढ़ा था, समझ आ गया, भूल गया। सर पैसे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया सर, एक दो खुश हैं, सर पेपर में चीर देंगे, फाड़ देंगे। क्यों चीर फाड़ कर देंगे? सर आसान है पैसे तो, पैसे तो आसान ही होते बेटा। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल के बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पैसेज की। वो कहेंगे पैसेज तो सर क्या करना है, पढ़ना है, आंसर देने, मैं क्या कर लूंगा उसमें, ये चीज है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो मेरे बच्चे हैं उनको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत। अपना जीएस पढ़ो इंग्लिश में, ये बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही है, और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं एग्जाम वाइज भी करता हूं। चलो एक पैसेज और करते हैं, समझते हैं। तो अब छोटी छोटी आपकी ये क्लास रहती है बस, फिर हमारा कॉम्प्रीहेंशन जो सेशन है वो खत्म हो जाएगा। बल्ले बल्ले थे, शाबा शाबा, लड्डू बांट दो फिर, ठीक है। चलो बेटा अब देखते हैं भैया क्या होने लग रहा है, आगे भी देखते हैं क्या है। अब अगला पैसेज देखो बेटा, अगला पैसेज क्या है? पेपर में सर इससे मुश्किल लैंग्वेज आएगी या सेम? बिल्कुल डिट्टो सेम लैंग्वेज आएगी। पेपर में इससे मुश्किल लैंग्वेज नहीं आएगी, पेपर में इससे मुश्किल लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है भाजी। इससे मुश्किल लैंग्वेज नहीं, पेपर में यही लैंग्वेज है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये भी प्रीवियस ईयर है, ब्रैकेट में लिखे हुए भी दिखाऊंगा। हमने बोला मेरे दोस्त, वी सिट इन द लास्ट रो, हम लास्ट रो में बैठे थे, होगा कुछ, बम्प्ड अबाउट बट फ्री ऑफ, ठीक है, स्टेयर्स, ठीक है। द बस रोल्स आउट ऑफ द डल क्रॉस रोड ऑफ द सिटी, डल क्रॉस रोड था कोई, वहां से बस पास हो, तो बस में बैठे होंगे पिछली सीट पे। एंड वी आर सून इन द ओपन कंट्री साइड, और हम फिर बाहर निकल गए, विद फील्ड ऑफ सनफ्लावर्स, और वहां सनफ्लावर्स की, ठीक है, फील्ड थी, फार एज द आई कैन सी, जहां जहां दूर दूर तक सनफ्लावर लगे हुए थे। देयर हेड्स आर फेसिंग अस, और तुम्हारी तरफ उनका क्या था, मुंह था। वेयर देयर इज नो वुड, पानी नहीं था। रिवर्स टू डेजर्ट, डेजर्ट था। वाइल स्टिल ऑन लेवल ग्राउंड, वी सी द डिस्टेंट द टॉल रेंज ऑफ माउंटेन, माउंटेन, पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे थे। एब्रप्ट लाइक अ शाइनिंग प्रिज्म, ऐसा लग रहा था, डेजर्ट सरफेस लग रहा था। इट इज ओवर 5000 मीटर हाई, 5000 मीटर की हाइट पे था, क्या पता हाइट पूछ ले। पीक्स आर अंडर परमानेंट स्नो, स्नो बर्फ पड़ी हुई थी। पावरफुल कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लैट डेजर्ट ऑल अराउंड दिख रहा था। हेवन लेक लाइज पार्ट ऑफ द वे अप दिस रेंज, अब हेवन लेक जा रहा है, इसका मतलब ये बंदा कहता है जो हेवन लेक है अभी तो वो और भी ऊपर है। कितने और ऊपर है? 2000 फीट और ऊपर जाना है, और अभी तक आप 5000 जा चुके हो, 2000 और जाना है, अबाउट सी लेवल। एट द फुट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट स्नो पीक, अच्छा भैया, बस क्लाइम्स द स्काई, चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही। आई हैव बॉट नथिंग वार्म टू वेयर, मैं तो कुछ गर्म पहनने को लाया नहीं। अब ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो ठंड तो बढ़ती जाएगी बेटा, मैं तो कुछ गर्म लाया नहीं। होटल में ही रह गया यार वो तो। रेन बिगन, ओ बारिश भी आ गई भैया।
द मैन बिहाइंड मी इज ईटिंग, और ठीक है कर रहा था, गोट्स चीज खा रहा था शायद। बस विंडो लीक करने लग गई, बट रिवील्स अ ब्यूटीफुल व्यू। ओहो मस्त नजारा था। वी हैव पास्ड क्विकली, हम जल्दी से वहां से निकल गए, डेजर्ट थ्रू से अरेबल लैंड में पहुंच गए। फिर मतलब आज जाते वक्त का रास्ता बता रहा है ऐसा लग रहा है। ग्राउंड अब ग्रीन आ गए, अब ग्रास आ गई, पहले रेगिस्तान था अब ग्रीन ग्रास आ गई। ठीक है भैया। अब फ्यू कैटल वहां पे ड्रिंक एट द क्लियर स्ट्रीम, वहां पे कुछ आपने कैटल पशु वसु दिखे उसको। कॉन्स्टेबल लैंडस्केप थे, अब कॉन्स्टेबल आ गए, जो पहाड़ी चढ़ रहे थे ना पहले, अब कॉन्स्टेबल लैंडस्केप आ गए। The stream changes into a white torrent. As we climb higher, I wish I have served me so well the desert. The stream which are told rises our heaven lake tathi disappear. We continue our slow ascent. About noon दोपहर में we arrived, अरे रे लो जी पहुंच गए, वो हेवन लेक पहुंच गए। एंड लुक फॉर अ प्लेस टू स्टे, और देखने लग गए क्या है क्या नहीं भैया रहने के लिए। विच इज द रिजोर्ट एरिया, जो रिजोर्ट एरिया था। वी गेट अ रूम, हमें मिल गया स्मॉल कॉटेज। आई एम हैप्पी, मैं खुश था। देर वॉज थिक क्विल्ट, ओहो भैया रजाई मिल गई, बेचारा ठंड में था। स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफ द कॉटेज वी सर्वे अवर सराउंडिंग्स, हमने देखा आसपास क्या है। हेवन लेक इज लॉन्ग, लॉन्ग थी, ठीक है, फेड बाई स्नो मेल्ट था वहां पर। स्ट्रीम एट इज हेड, द लेक इज एन इंटेंस ब्लू थी, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, ग्रीन माउंटेन और ब्लू वो थी डॉटेड sheep. As the head of the lake beyond the delta of inflowing stream is massive, देखो ये है बकवासबाजी, इससे थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। Which dominates the vista. It is the part of series of peaks that, ठीक है, culminate a little out of view. Mountain जो थी itself, कोई नहीं। अब देखो बकवासबाजी, क्या पहाड़ थे क्या नहीं थे। For those who live in resort में जो रहते हैं, जो रिजॉर्ट है उसमें जो रह रहे हैं, there is a small mess hall है एक थोड़ा सा उनके लिए। We eat here sometimes and sometimes we buy food from the vendors outside. कभी कभी हम रिजॉर्ट में खा लेते, कभी कभी बाहर से मंगा लेते। Who sell कबाब, जो कबाब और नान बेचता है वहां पर बसेस। द कबाब्स, अब कबाब्स देखते हैं भैया क्या है। कहता है द कबाब्स कुक्ड, जो है वो आपके लिए कबाब कैसे बनाया है, अच्छी क्वालिटी है, हाई स्पाइस है, स्पाइसी है। अब इससे क्या स्पाइसी क्वेश्चन पूछेगा। हॉर्स मिल्क इज अवेलेबल, वो अच्छा भैया वहां पे हॉर्स का जो है मिल्क भी अवेलेबल है। फिर कहता बट आई डिक्लाइन दिस, ठीक है, आई एम सो अफेक्टेड बाय द कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया। रिलैक्स यंग मैन हु रन्स द मैश लेंड्स मी अ स्पेयर पेयर ऑफ ट्राउजर्स, उसने मुझे ट्राउजर्स दे दी, कोई बात नहीं, लो भाई ट्राउजर ले लो। सेवरल साइज टू लार्ज थे बट मोर देन कंफर्टेबल थे। वंस आई एम वार्म अगेन, अब गर्म हो गया मैं। आई फील प्री डिनर, ठीक है, एनर्जी मेरे पास आई। डिनर विल बी लॉन्ग इन कमिंग, तो टाइम है। आई आस्क हिम वेदर द लेक इज गुड फॉर स्विमिंग, कहते हैं क्या लेक स्विमिंग करने के लिए अच्छी है। तो ये तो हुई सारी बकवासबाजी खत्म। पूरा एक आदमी जर्नी पर जा रहा है और उसकी पूरी जर्नी भाई साहब ने बता दी। ये कह रहा है मेरे बच्चे बात। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को समझू, देखो क्या कह रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है बेटा एक्सेप्ट का फ्रॉम द पैसेज। जो एक्सेप्ट पैसेज में यूज हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना है, किसी चीज को मान लेना। हाँ, लेकिन पैसेज में एक्सेप्ट क्या है वो बताना है। अपना ज्ञान ना बांटे, अपना ज्ञान ना बांटे। तो हमने बोला सर एक्सेप्ट का मतलब क्या है। देखो बेटा, जब आप इस चीज को ऐसे देखेंगे तो एक्सेप्ट हमने बोला कि भैया ये तो शुरू में यूज ही कर रहा था कि कोई पानी नहीं था, रे नहीं था, वो नहीं था, शाइनी थी, ये चीज थी, ठीक है, अबाउ सी लेवल हमें इतना जाना था, तो ब्रॉट नथिंग, मैंने कुछ पहना नहीं था, मतलब ज्यादा गर्म कपड़े नहीं लिए थे। फिर वहां गए तो फिर आगे क्या था भैया, फ्यू देखा, दिस स्ट्रीम चेंज इन वाइट में आ गया था। फिर हमारे पास ये आया, फिर अबाउट नून अराइव, हम वहां पे पहुंचे, ठीक है, लेक देखी जी, स्नो देखी, ठीक है, मैसिव, ये गो थ्रू कर रहा हूं मैं भी खुद पैसेज को, देख लो, क्योंकि 2 पैसेज पढ़ लिया मैं, खुद ही बोर हो गया। तो अच्छा है, आई डिक्लाइन दिस। हाँ भैया देखो यहां पे गड़बड़ उसने क्या किया, अवेलेबल थे लोकल कबाब वहां पर, बट आई डिक्लाइन दिस, मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। अगर मैं यहां उसको एक्सेप्ट कर लेता तो हाँ करता, डिक्लाइन कर दिया तो मना करना।
उसने रिजेक्ट नहीं लिखा है, उसने डिक्लाइन लिखा। क्यों? उसने बोला हॉर्स मिल्क इज अवेलेबल बट आई डिक्लाइन दिस, मैंने उसको मना कर दिया। भैया हम फंस गए, रिजेक्ट नहीं और डिक्लाइन है। उसने कहा एंटोनिम बताओ वर्ड एक्सेप्ट का फ्रॉम द पैसेज। एक्सेप्ट का पैसेज में कौन सा एंटोनिम यूज हुआ वो डिक्लेयर। मैंने कहा था ना अपना ज्ञान ना बांटे। कई बच्चों को रिफ्यूज, अरे रिफ्यूज, रिजेक्ट, टर्न डाउन, चारों का मतलब सेम है पागल। चारों एक दूसरे के सिनोनिम है, चारों का मतलब सेम है, मतलब चारों का सेम है, लेकिन मुझे ये बताना है पैसेज में कैसे यूज किया है। मुझे अपना ज्ञान नहीं बांटना बेटा, मुझे बताना है भाई साहब पैसेज में कैसे यूज कर रहे हैं उसको। अपना ज्ञान बांट के क्या आप बताऊं, बताओ, अपना थोड़ा ना बांटना है। वेरी गुड। लेकिन सर अगर हम पहले पैसेज पढ़ ले तो पेपर में क्वेश्चन पढ़ ले तो बेटा वो टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको अपनी जो है चीजें ऐसी, या फिर मेरी तरह इतनी जल्दी देख पाना। ठीक है अगला देखो, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल। पैसेज का टाइटल क्या दोगे? ट्राउजर, लेक हेवन, पीजेंट लाइफ, जर्नी टू माउंट बोगदा, क्या बोलोगे आप इसको? क्या बेसिकली टाइटल आपके पास इसके होने चाहिए? सारी कहानी में तो मर गया वो लेक हेवन वहां तक जर्नी उसकी, तो टाइटल यही होना चाहिए। चलो ये सबका सही है। आगे हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें भी कुछ लपड़गंजू ये कहने लग रहे हैं अरे लेक हेवन यार, सारी तो उसके बारे में बात हो रही है, वहां तक की जर्नी दिखाई है उसकी। अगले क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अच्छा पैसेज की टोन बड़ी रोमांटिक है। रोमांटिक है? नहीं सर। गुस्से वाली है? नहीं सर। रोमांटिक तो कोई बात ही नहीं है कि उसने, गुस्से वाली भी कोई बात नहीं। बेटा ऐसा दिखा रहा था कि लाइफ इतनी बढ़िया है, वहां ये मिला ये मिला। सर शरीन आपने बता रखा है बेटा, बेटा शरीन बता रखा है मैंने। हाँ एजिटेटेड का मतलब होता है बेटा वरिड होना, वरिड होना। क्या चिंताजनक थी टोन? चिंताजनक नहीं थी। गुस्से वाली थी? नहीं थी। रोमांटिक थी? नहीं थी। शरीन, शांत, एकदम कूल, प्यारी शरीन थी सर। तो बेटा इसलिए वोकैब याद होनी चाहिए। टोन ऑफ पैसेज में आपसे वोकैब पूछेगा, वो वोकैब आपको याद है तो ठीक है, वोकैब याद नहीं है तो गलत है। चलिए बाबू आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता व्हाट इज द प्रोटैगनिस्ट वेयरिंग इन द बस? मतलब इसका बंदा जो जा रहा था वो उसने पहना क्या था? उसने पहना क्या था बताओ? उसने पहना क्या था? जो उसको ठंड भी लग रही थी, गर्म कपड़े वो भूल गया था, उसने पहना क्या था? उसने पहना क्या था? गर्म कपड़े तो वो भूल ही गया था, तो उसने पहना क्या था? धोती? नहीं। ट्राउजर? ट्राउजर तो दिए थे उस बंदे ने, नहीं। लॉन्ग स्लीव्स? नहीं। अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ये पहना था। ट्राउजर्स तो उसने दिए थे, ट्राउजर्स तो उस बंदे ने दिए थे उसको कि ये पहन लो ठंड नहीं लगेगी। पागल, उसको वहां गर्मी लग रही थी क्योंकि पहले डेजर्ट एरिया था, फिर जैसे जैसे ऊपर चलता गया उसको ग्रीन एरिया आया, ठंड आ गई। उसने पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहने थे जिसमें ठंड लग रही थी। ट्राउजर तो फिर उस बंदे को दिए गए थे कि ले भाई ट्राउजर पहन ले ठंड कम लगेगी। बस यही है बेटा। इसका मतलब क्या समझे? आज ही तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ गई होगी, पैसेज बोले तो पढ़ना, पढ़ना बोले तो पढ़ के याद भी रखना। अब आप पढ़ तो रहे हो, पैसेज तो इजी तो होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाता है ना पैसेज तो आप भूलते हो चीजों को। पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहने थे बस, ट्राउजर तो उसको दी गई थी। ठीक है बेटा, ये पैसेज होगा। तो मार्क्स तो 100% आ जाएंगे। रीडिंग अच्छी कर लो बेटा, और रीडिंग के लिए क्या करो? अरे ये सारी बातें आप कहां पढ़ोगे? आप जीएस में पढ़ोगे पगलू, जीएस को पढ़ना चालू करो, जीएस को पढ़ना पढ़ना चालू कर दो। कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैसेज को हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करके उतना ही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता बेटा कि क्लोज टेस्ट की तरह इसमें ट्रिक्स लगनी है कि, क्योंकि मैंने आपकी क्लोज टेस्ट की इतनी सारी क्लासेस ली हैं, पैराजम्बल्स की इतनी सारी मैंने क्लासेस ली आपकी, क्योंकि वहां क्लासेस का फायदा था। पैसेज में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें घिसता रहूं और कुछ फायदा हो जाए। आप पढ़ोगे नहीं, रीडिंग ही नहीं करोगे इंग्लिश की तो क्या है? आप इंग्लिश की रीड करो, टोन वगैरह सारी टाइटल वगैरह मैंने आपको छाटने बताई थी, वो आसानी पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो कल PYQ करेंगे इसके, यानी कि अगले सेशन में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझेंगे। तो ये था मेरे भाई, 2 पैसेज कर रहे हैं हम आज के, इसमें सिर्फ आइडिया देना है, जो छोटी रखने हैं पैसेज वाली क्लास। ठीक है, वरना मैं भी बोर हो जाऊंगा यार 3-4 पैसेज करवाने में। तो ठीक है, अब जो है अगला सेशन पैसेज का एक सेशन और मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखा दूंगा। आपको लेंथ इतनी रहनी बेटा, लैंग्वेज भी यही रहनी। ठीक है, तो वहां से आपको मिलेंगी चीजें।
तो ये था इस क्लास का पार्टीशन। अब अगले सेशन में मिलते हैं और पैसेज के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है जी, चलो बेटा मिलते हैं, बाय बाय। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कल फ्राइडे को शाम को 6 बजे मैंने मैराथन रखी है सीएचएसएल की। भाई कल फ्राइडे को पाजी एक मैराथन रखी है सीएचएसएल की। सीएचएसएल मैराथन में बहुत लाजवाब चीज होने वाली है, और वो लाजवाब चीज ये है लड्डू सीएचएसएल की, कि मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूं रैपिड फायर की तरह, मतलब क्विक, एकदम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ज्ञान बांट के नहीं कि भाई देखो ये एरर है इसलिए है, ये रीजन बताया, खत्म। तो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे क्वेश्चंस का। तो कल वो मैराथन है, और वो मैराथन चलेगी शाम के 6 बजे से। कितनी देर के लिए चलेगी? जब तक वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो जाए। तो कर लेंगे उसे 1.5-2 घंटे में कर लेंगे। तो कल मैराथन के लिए तैयार रहना 6 बजे। और कल पैसेज की लास्ट क्लास करेंगे, एक और करेंगे। पैसेज की ज्यादा क्लास में लूंगा नहीं ना, उसका फायदा है। तो कल और 1-2 पैसेज अपना सोल्व कर लेंगे, और सफिशिएंट है, पैसेज आपको समझ आ गया, वो आपको ठीक है, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग से अपनी बढ़ा लेनी। इसलिए मैंने क्लोज टेस्ट और आपके पैसेज की भर भर के क्लासेस ली, आपके क्लोज टेस्ट की और पैराजम्बल्स की। पैसेज में ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, पैसेज सेक्शन आपको सारी मैंने चीजें बता दी। ये चीज मैं आपके लिए अपलोड करा दूंगा, और कल इनको हम देख लेंगे। फिर बहुत सारे बच्चे अपना फ्री हो जाएंगे, और इस टाइमिंग से भी, और कई बच्चों के तो फिर सेशन ही खत्म होगा, तो वहां से वो भी फ्री हो जाएंगे। तो बड़ा बढ़िया आपका प्रेपोजिशन और ये कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन में कहूंगा आपके पास रहा। ठीक है, डन है। इंग्लिश में जीएस कहां मिलेगा बे यार, रहने दे बेटा। ठीक है, इनको यही नहीं पता। ठीक है, चलो बेटा, कल मुलाकात करते हैं, और कल फिर ये खत्म हो जाएगी क्लास कल से। फिर ये टाइमिंग में मैं भी फ्री और आप भी फ्री। मैं दिन से बीमारियों में ही चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्टिव रखा। गला देख लो, गला बैठ चुका है। हाँ जी बेटा, चलिए बाय बाय। हाँ बेटा, कल बैचेस कईयों के खत्म हो जाएंगे, और बाकी जो बच्चे अपना मेन बैच में जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिनके ग्रामर के टॉपिक रहते हैं, ग्रामर में तो लगे ही रहेंगे। फिर आपकी 2 क्लास नहीं होंगी तरीके से बाकियों की। देखिए, फिर वोकैब की क्लास भी हम फिर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल से हम फ्री हो जाएंगे। फिर जो ग्रामर के टॉपिक बचे हुए उन्हीं में लगे रहेंगे, ठीक है ना। चलिए जी बाबू, बाय बाय, टेक केयर। कल कई बैचेज खत्म हो रहे बेटा, बाकी जिनके बचे ग्रामर के टॉपिक वो फिर अपनी ही टाइमिंग पे आएंगे ना, उनको फिर दोबारा 1 बजे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय। पैसेज के लिए बुक कौन सी लेनी बेटा? पैसेज के लिए बुक ये लेनी है, मेरी बुक आती है कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज की, जो मैंने बना रखी है। आपको बुक ये लेनी है, ये वाली बुक है वो, द कंप्लीट प्रैक्टिस। इसमें आपको अलग से पैसेज दिखेगा, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है। ये तो वोकैब की है, द कंप्लीट प्रैक्टिस ही लेना। इसमें मॉक टेस्ट भी है, 100+ सेट्स हैं। जैसे जितने जितने पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सीपीओ के भी, सीएचएसएल के भी, एमटीएस के भी, स्टेनो के भी, सीजीएल मेंस के भी, सीजीएल प्री के भी, ये बुक लेनी है आपने। और इसमें बाद में मैंने क्लोज टेस्ट दे रखे हैं, पैराजम्बल दे रखे हैं, पैसेज दे रखे हैं। ये किताब रामबान इलाज है, ये ले लेना किताब प्रैक्टिस के लिए। अब जो आपको प्रैक्टिस करनी है बुक से, ठीक है। कल मैं इस किताब को दिखा भी दूंगा लास्ट क्लास में।